वेलकम टू दी पॉलिटिकल सेज। आज की वीडियो में विल डाइव डीप इनटू राजा राम मोहन रॉय's पॉलिटिकल थॉट्स। उनके आइडियाज़ के बारे में जानेंगे जो आज भी हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर राजा राम मोहन रॉय's विजन ऑफ ए बेटर इंडिया एंड अंडरस्टैंड हाउ हिज आइडिया शेप्ड द इंडिया वी नो टुडे। So, the first topic is vision of just and rational government. अब हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आप एक ऐसे देश में हो जहाँ राजा की मर्ज़ी ही कानून हो और इंसाफ सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए हो, तो क्या आप वहाँ पे खुश रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो राजा राम मोहन रॉय ने इसी प्रॉब्लम को समझा और बोला कि इंडिया नीड्स अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रीज़न, जस्टिस एंड एथिक्स। इंडिया को एक ऐसे गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो किस पे बेस्ड हो? रीज़न पे बेस्ड हो, जस्टिस पे बेस्ड हो और एथिक्स पे बेस्ड हो। गवर्नेंस शुड नॉट बी बेस्ड ऑन पर्सनल विशेस ऑफ ए रूलर्स बट ऑन रूल्स दैट अप्लाई इक्वली टू ऑल। यानी रूल ऑफ लॉ सबसे इम्पॉर्टेंट है, ना कि किसी एक आदमी की पावर। रूल ऑफ लॉ इम्पॉर्टेंट है, कोई एक पावरफुल इंसान नहीं। और वो कहते हैं डेस्पोटिज्म तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो चांस ऑफ डेस्पोटिज्म, चाहे वो ब्रिटिश हो या इंडियन किंग। जो रूलर सिर्फ अपनी पावर के लिए लोगों को दबाए, रॉय उसके बिल्कुल खिलाफ थे। रॉय का कहना था कि सरकार का असली काम है लोगों की भलाई करना, उनकी वेलफेयर के लिए काम करना, ठीक है, ना कि एक्सप्लॉयटेशन करना, ना इनजस्टिस करना। इंडियंस पार्टिसिपेशन इज़ मस्ट। रॉय ने क्लियरली एक चीज़ कह दी थी कि जब तक इंडियंस खुद अपने गवर्नेंस का पार्ट नहीं बनेंगे, अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं आएगी। तो ही डिमांडेड दैट इंडियंस शुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। उनके लिए अगर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और people's voice is equals to politics. तो राजा राम मोहन रॉय ड्रीम्ड ऑफ ए गवर्नमेंट दैट वर्क्स फॉर पीपल नॉट अबव द पीपल। उनका एक सपना था कि एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो लोगों के लिए काम करे, ना कि लोगों के अबव काम करे। ए सिस्टम ड्रिवन बाय लॉजिक, लॉ एंड ह्यूमैनिटी, ना कि डर और दबाव। सपोर्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अच्छा, तो ऐसे सोच के देखिए कि एक आदमी है जो सब कुछ डिसाइड करता है, वो कानून भी वही बनाता है, पनिश भी वही करे और पैसा भी कंट्रोल वही करे, तो क्या होगा? बहुत कियोटिक हो जाएगा सब कुछ, राइट? तो राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की नीड है। इंडिया नीड्स एन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा लिखा हुआ सिस्टम जिसमें रूल्स, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही क्लियर हो, जहाँ पावर का मिसयूज़ ना हो। तो रॉय वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने डिमांड किया कि इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशनल रूल हो, जहाँ सब कुछ रिटर्न और फेयर होगा। सेकेंड, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर को सपोर्ट किया था। आप इन सबको बहुत ही इजी वे में, नॉर्मल स्टोरी वे में इसको समझिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्योटिक हो जाएगा। और बहुत ही इजी है सब कुछ अलग अलग पॉइंट्स में भी आप इसे लिख सकते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय सेपरेशन ऑफ पावर को सपोर्ट करते थे। वो कहते थे कि एक ही आदमी सब कुछ काम ना करे, पावर डिवाइडेड हो, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में होती है। लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेचर लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करे और जुडिशरी लॉ का इंसाफ दे। ये तीन अलग अलग सब कुछ होना चाहिए जो पावर के मिसयूज़ को स्टॉप करेगा, जिससे पावर का मिसयूज़ ना हो। Influence of Western thinkers. Roy was inspired by British liberals जैसे जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम। जॉन लॉक से उन्होंने फ्रीडम और गवर्नेंस की इंस्पिरेशन ली थी और जेरेमी बेंथम से उन्होंने यूटिलिटी और लॉ फॉर द ग्रेटर गुड का जो उनका कॉन्सेप्ट था वो उन्होंने जेरेमी बेंथम से इन्फ्लुएंस होकर लिया था। इनके थॉट्स से रॉय ने सीखा कि सिविल लिबर्टीज़ जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच,
प्रेस, रिलीजन को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। सिविल रॉय ने इन दोनों थिंकर्स से, बाकी थिंकर्स से ये समझा कि ये जो सिविल लिबर्टीज़ होती है इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा करना चाहिए इसे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, रिलीजन्स, इन सब टाइप की लिबर्टीज़ को। चेक्स एंड बैलेंसेस, पावर अगर कंट्रोल में नहीं रही तो पावर करप्ट बन जाता है। अगर पावर कंट्रोल में नहीं रहता तो पावर करप्ट बन जाता है। रॉय ने सिस्टम चाहा जहां गवर्नमेंट के पार्ट्स एक दूसरे को चेक करे ताकि डिक्टेटरशिप ना हो। रॉय चाहते थे कि जहां गवर्नमेंट है वहां पे अलग अलग पार्ट एक दूसरे पे चेक रखें, जिससे क्या हो, डिक्टेटरशिप ना आए। राजा राममोहन रॉय ने पॉलिटिकल फ्यूचर सोचा जहां लॉ सबसे ऊपर है और इंसान की फ्रीडम सिक्योर हो। उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिविल लिबर्टीज़ और राइट्स के बारे में राजा राममोहन रॉय का क्या कहना था। लेकिन उससे पहले हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपको बोलने का हक नहीं हो, इमेजिन करो आपको कोई बोलने का हक नहीं है, या फिर तुम्हें सच लिखने की इजाज़त नहीं है, या फिर कोई भी धर्म फॉलो करने की तुम्हें फ्रीडम नहीं है, तो क्या आप ट्रूली आज़ाद हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हो। तो राजा राममोहन रॉय चाहते थे सिविल लिबर्टीज़ को सपोर्ट करना। ही स्टूड अप फॉर सिविल लिबर्टीज़। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करते थे। राजा राममोहन रॉय ने कहा था कि आवाज़ उठाना हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वो सरकार हो या समाज। लोगों को क्वेश्चन करने का राइट होना चाहिए। लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो सरकार के अगेंस्ट करे या चाहे समाज के अगेंस्ट करे, वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रेस की आज़ादी की बात करते थे। ईस्ट इंडिया के सेंसरशिप के खिलाफ रॉय ने ओपनली प्रोटेस्ट किया था। हमने पहले वाले लेक्चर में भी इसे समझा था। उन्होंने लिखा था, उन्होंने हर जगह बोला था, पब्लिक को जगाया था न्यूज़पेपर्स के थ्रू। कौन कौन से न्यूज़पेपर्स के एग्जाम्पल देख सकते हैं हम? संवाद कौमुदी, मिरातुल अकबर। जो संवाद कौमुदी उनका बंगाली न्यूज़पेपर था, मिरातुल अकबर उनका पर्शियन न्यूज़पेपर था। तो जो न्यूज़पेपर था, मतलब प्रेस जो था, वो उनका पावरफुल वेपन था रिफॉर्म और अवेयरनेस के लिए। राजा राममोहन रॉय ने प्रेस को अपना पावरफुल, सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन बनाया रिफॉर्म के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए, पब्लिक को जगाने के लिए। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड रिलीजन वो बिलीव करते थे, स्ट्रांगली बिलीव करते थे राजा राममोहन रॉय कि हर इंसान को अपने धर्म, अपने विचार और अपनी सोच को फॉलो करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। कोई फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, कोई ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, या किसी तरह का भय, फियर नहीं होना चाहिए। हर इंसान को अपने मर्जी से वो धर्म फॉलो कर सकता है, अपने विचार रख सकता है, अपनी सोच फॉलो कर सकता है, उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए। वो कहते थे कि लिबर्टी इज़ द की टू ग्रोथ, कि बिना फ्रीडम के हमारी मोरालिटी भी डेवलप नहीं होगी, हमारी सोचने की पावर भी जो है डल हो जाएगी, और पॉलिटिक्स सिर्फ कंट्रोल बन के रह जाएगी हमारी। तो लिबर्टी जो है, ग्रोथ इज़ ए की टू ग्रोथ। वो कहते थे फ्रीडम सिर्फ एक राइट नहीं है, बल्कि वो हमारी प्रोग्रेस का फ्यूल है, इट्स द फ्यूल ऑफ प्रोग्रेस। तो राजा राममोहन रॉय ये बिलीव करते थे, इससे हमें ये समझ आता है कि आवाज़ दबती है तो समाज गिरता है, और अगर आवाज़ उठती है तो तभी देश बढ़ता है। दैट्स वाई ही स्टूड स्टॉल फॉर राइट्स, लिबर्टीज, फियरलेस एक्सप्रेशन। ना जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टार्टिंग से ही, प्रेस फ्रीडम और पॉलिटिकल एक्टिविज़म की राजा राममोहन रॉय बात करते थे। आज के ज़माने में एक वायरल पोस्ट या फिर न्यूज़ आर्टिकल्स पूरा नरेटिव बदल देता है। सोचो अगर 200 साल पहले भी कोई ऐसे मीडिया को यूज़ करे, वो कितना विजनरी होगा। क्योंकि हम आज के टाइम पे देखते हैं, कोई भी अगर न्यूज़ और आर्टिकल आ जाएगा तो हर इंसान की लाइफ में उस चीज़ का वो नरेटिव ही बदल देगा। तो 200 साल पहले भी ये काम करता था। कौन विजनरी एक इंसान, बहुत ही विजनरी इंसान होगा जो इस मीडिया को यूज़ लेता था, और वही थे राजा राममोहन रॉय, जिन्होंने प्रेस को बनाया अपना सबसे बड़ा रिफॉर्म का हथियार। संवाद कौमुदी जो उनका बंगाली न्यूज़पेपर था, ये एक न्यूज़पेपर उन्होंने लॉन्च किया था ताकि लोगों को सोशल रिफॉर्म्स और वुमेन राइट्स के बारे में जागरूक
बनाया जा सके। मिरातुल अखबार एक पर्शियन न्यूज़पेपर था। यह एक और न्यूज़पेपर था जिसमें वो रिलीजियस रिफॉर्म और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करते थे, जहाँ पे बंगाली न्यूज़पेपर में वो सोशल रिफॉर्म और वुमेन राइट्स की बात करते थे। वहीं पे पर्शियन जो न्यूज़पेपर था उनका मिरातुल अखबार, उसमें वो रिलीजियस रिफॉर्म और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करते थे। इन न्यूज़पेपर्स के ज़रिए उन्होंने सोसाइटी को भी एजुकेट करा और ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़ को भी ओपनली क्रिटिसाइज़ करा। ही क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़ उन इन दोनों न्यूज़पेपर्स में। प्रेस ऑर्डिनेंस ऑफ 1823, ब्रिटिश ने एक कानून बनाया जिसमें वर्नाक्यूलर प्रेस को कंट्रोल किया गया। हमने ये हिस्ट्री में समझा होगा कि ब्रिटिश ने एक कानून बनाया था जिसमें वर्नाक्यूलर जो प्रेस थी उसको कंट्रोल किया गया, लेकिन रॉय ने इसके खिलाफ ज़ोर से आवाज़ उठाई। मतलब रॉय ने इस पर बहुत आवाज़ उठाई। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल को लिख कर बोला कि ये अनजस्ट है, इंडियंस को अपनी बात कहने का पूरा हक मिलना चाहिए। उनके लेटर्स सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं थे। उनके जो लेटर्स हुआ करते थे वो कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन के नहीं हुआ करते थे, वो पॉलिटिकल वेपन थे जिनके थ्रू रॉय ने रिफॉर्म्स की डिमांड करी और इंडियन राइट्स को डिफेंड किया। जो उनके लेटर्स हुआ करते थे वो पॉलिटिकल वेपन थे उनके, क्योंकि उसके अंदर वो रिफॉर्म की डिमांड करते थे, ठीक है, और इंडियन राइट्स को वो डिफेंड करते थे अपने लेटर्स में। वो कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होती थी सिर्फ। उन्होंने प्रेस का यूज़ किया सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए नहीं। हम क्या कर सोचते हैं कि प्रेस है तो मतलब वो हमको कुछ इन्फॉर्म करने के लिए, न्यूज़पेपर्स हमें इन्फॉर्म करने के लिए नहीं। उन्होंने प्रेस को सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए यूज़ नहीं करा, बल्कि ही यूज इट टू अवेकन। जब तक लोग सच नहीं जानते तब तक वो बदलाव नहीं ला सकते। तो उनका ये मानना था कि जब तक आप लोगों तक सच नहीं पहुंचाओगे तब तक बदलाव नहीं आ सकता। राजा राममोहन रॉय के लिए पेन वॉज माइटियर देन द स्वॉर्ड्स, और प्रेस था उनका रिवॉल्यूशन का इंजन। नेक्स्ट इज नेशनलिज्म इन हिज थॉट्स। आपने फ्रीडम फाइटर्स का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि एक विजनरी के बारे में जिन्होंने इंडिया की नेशनलिज्म का बीज उस वक्त बोया जब कांग्रेस भी एग्जिस्ट नहीं करती थी? दैट लेजेंड वॉज राजा राममोहन रॉय। उनका नेशनलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी नहीं था, इट वॉज अ डीप कॉल फॉर मोरल एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑफ इंडिया। इंडिया, वो कहते थे इंडिया एक वन नेशन है बट इसमें मैनी फेथ्स, देयर आर मैनी फेथ्स इन वन नेशन ऑफ इंडिया। रॉय ने बोला कि इंडिया एक नेशन है जहाँ लोग अलग अलग धर्मों को, भाषाओं को और संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं, पर एकता उनकी ताकत है। इंडिया में लोग अलग अलग धर्म में जीते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग संस्कृति है, लेकिन सब जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से, और उनकी एकता उनकी ताकत है। उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी को स्ट्रांगली बिलीव किया राजा राममोहन रॉय ने। ना कोई हिंदू वर्सेस मुस्लिम माइंडसेट है और ना कोई रीजनल बायस है। टू फ्रंट्स ऑफ स्ट्रगल, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस, ब्रिटिश रूल जो लूट और दबाव पर टिका था। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, दो स्ट्रगल्स थे उस टाइम पे। एक तो ब्रिटिश जो कॉलोनियल था कि ब्रिटिश जो है हमारे को लूट रहे थे और हमारे पर दबाव बना रहे थे, और इस वजह से वो टिके हुए थे। इंटरनल ऑपरेशन था, मतलब कास्टिज्म बहुत था, सुपरस्टिशन बहुत था और ऑर्थोडॉक्सी थी। रॉय ने दोनों के अगेंस्ट बोल्ड स्टैंड लिया था। उनका कहना था कि आज़ादी का मतलब है बाहर से भी मुक्ति और अंदर से भी सुधार। जहाँ पे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से हम बाहर से परेशान थे कि मतलब ब्रिटिश रूल जो है हमें लूट रहे थे और दबाव बना रहे थे हमारे पे, वहीं पे इंटरनल ऑपरेशन क्या था, इंटरनल प्रॉब्लम क्या थी, स्ट्रगल क्या था, कास्टिज्म, सुपरस्टिशंस और ऑर्थोडॉक्सी। तो आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बाहर से मुक्ति लें, बल्कि अंदर से भी सुधार लाएं। यूनिटी अगेंस्ट सोशल एविल, वो कहते थे। रॉय ने इंडियंस को बोला कि पहले अपनी सोसाइटी को सुधारो, तभी तुम किसी फॉरेन पावर का सामना कर पाओगे यूनाइटेडली, वो भी। तो पहले अपनी सोसाइटी को सुधारो, तभी हम किसी फॉरेन पावर का सामना कर पाएंगे। सो उनका नेशनलिज्म था एथिक्स पे बेस्ड, या फिर इट वाज ड्रिवन बाय यूनिटी, और वो फोकस करता था रिवाइवल ऑफ इंडियन थॉट और कैरेक्टर को।
इससे हमें क्या समझ आया कि राजा राममोहन रॉय ने पॉलिटिकल फ्रीडम से पहले लोगों के अंदर के स्पिरिचुअल फ्रीडम जगाई, और वही उनका असली नेशनलिज्म था, जहाँ पे वो एथिक्स बेस्ड नेशनलिज्म की बात करते हैं, यूनिटी ड्रिवन नेशनलिज्म की बात करते हैं, एंड ही फोकस्ड ऑन रिवाइवल ऑफ इंडियन थॉट्स एंड कैरेक्टर्स। पॉलिटिकल डायलॉग विद द ब्रिटिश। ऐसे सोच सकते हो कि अगर आपको एक फॉरेन पावर के साथ बात करनी हो जो आपके देश को रूल कर रही हो, ठीक है, तो आपका अप्रोच क्या होगा, पॉलिटिकल डायलॉग्स क्या होंगे आपके? तो बिल्कुल ज़्यादा एग्रेसिव होगा या बिल्कुल साइलेंट होगा आपका जो तरीका होगा, अप्रोच होगा? नहीं, एक बैलेंस होना ज़रूरी है। या तो बिल्कुल एग्रेसिव नहीं हो सकता और या बिल्कुल साइलेंट भी नहीं हो सकता, बैलेंस होना चाहिए। और वही बैलेंस राजा राममोहन रॉय ने दिखाया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के साथ, जब वो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के साथ जब वो कांटेक्ट में आए थे तब। रिस्पेक्टफुल, ही वॉज रिस्पेक्टफुल येट फर्म डायलॉग। ठीक है, रॉय ने ब्रिटिश रूलर्स के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करी, लेकिन कभी भी अपनी बातों को पीछे नहीं छोड़ा। आप जो प्रिंसिपल्स अपने देश में फॉलो कर रहे हो वो यहाँ इंडिया में भी अप्लाई करो। उन्होंने बोला कि रॉय फर्मली बिलीव दैट इंडिया को मॉडर्नाइज करने के लिए ब्रिटिश को अपनी अपनी वैल्यूज़ को अप्लाई करना होगा। जो उनकी वैल्यूज़ है, जो आपके देश में तुम फॉलो कर रहे हो, जो तुम प्रिंसिपल्स अपने देश में फॉलो कर रहे हो, वो तुम यहाँ पे लेकर आओ मॉडर्नाइज करने के लिए इंडिया को। मॉडरेट रिफॉर्म नॉट वायलेंट रेजिस्टेंस, राजा राममोहन रॉय का अप्रोच था ये कि मॉडरेट रिफॉर्म। ठीक है, वो कभी भी वॉयलेंट स्ट्रगल के लिए नहीं थे, मतलब वो कभी वॉयलेंट स्ट्रगल को सपोर्ट नहीं करते थे। सिविल डिसोबीडियंस या फिर वॉयलेंस की बजाय वो बातचीत और इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म पे फोकस करते थे। सो ही मेंटेन्ड रिस्पेक्टफुल बट firm communication with the British rulers, or he believed in moderate reform rather than any violent resistance. He requested equality for Indians in administration, judiciary and education. तो रॉय ने ब्रिटिशर से डिमांड किया कि इंडियंस को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशरी में और एजुकेशन में इंडियंस को इक्वल राइट्स दो। उनका कहना था कि अगर ब्रिटिश लिबरल प्रिंसिपल्स को अपने देश में फॉलो करते हैं तो इंडिया भी वो अप्लाई होना चाहिए, इंडिया में भी वो अप्लाई होना चाहिए। ब्रिटिश रूल टेम्पररी इफ़ इंडिया मॉडर्नाइजेस। रॉय मानते थे कि अगर इंडिया अपने आप को मॉडर्नाइज कर लेगा, रिफॉर्म लाएगा, तो ब्रिटिश का जो रूल है नेचुरली टेम्पररी हो जाएगा। समझ आया कि अगर इंडिया अपने आप को मॉडर्नाइज कर लेता है, ब्रिटिश की जो प्रेजेंस है वो टेम्पररी होगी। ही सॉ ब्रिटिश प्रेजेंस एज टेम्पररी इफ़ इंडिया मॉडर्नाइज थ्रू रिफॉर्म। तो राजा राममोहन रॉय ने ब्रिटिश से बात करने का एक तरीका दिखाया, रिस्पेक्टफुल बट ऑलवेज पुशिंग फॉर रियल चेंज। रिस्पेक्टफुल रहते थे बट वो हमेशा रियल चेंज के लिए पुश करते थे। उनका बिलीव था कि पीसफुल रिफॉर्म के ज़रिए सब कुछ बदला जा सकता है। एडवोकेसी फॉर इंडियन रिप्रेजेंटेशन। आपके देश की सरकार आप अपने लिए फैसले कर रही हो, पर आपको उसमें शामिल करना नहीं, उसमें आपको शामिल नहीं किया जा रहा हो, तो ये कैसा होगा? बहुत अनफेयर होगा कि आपकी देश की सरकार आपके लिए, अपने देश के लिए फैसले ले रही है, लेकिन उसमें आपको ही जो है पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा, तो ये तो बहुत ही अनफेयर होगा। और राजा राममोहन रॉय का मेजर कंसर्न ही यही था उस टाइम पे, इंडियंस को लेजिस्लेटिव बॉडी में उनका हक दिलाना। राजा राममोहन रॉय का मोटिव था कि इंडियंस को लेजिस्लेटिव बॉडी में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनका हक होना चाहिए उसके अंदर। तो ही डिमांड्स फॉर इंडियन इंक्लूजन। रॉय ने सबसे पहले डिमांड किया कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिले लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को उन्होंने बोला कि ये कैसे चलेगा कि डिसीजन इंडिया के लिए हो और लोग इंडिया के ही नहीं, फॉरेन के हैं। तुम इंडिया के लिए डिसीजन ले रहे हो लेकिन इंडिया के ही लोग उसके अंदर नहीं है, फॉरेन के लोग उसमें, तो ये कैसे चलेगा? उन्होंने ये स्ट्रेस किया कि पॉलिटिक्स को इंडियन नीड्स और कल्चर के हिसाब से बनाना चाहिए, कि जो इंडिया की नीड्स है और जो कल्चर है उसके हिसाब से तुम पॉलिसीज़ बनाओ इंडिया के लिए। ही अपोज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रॉय ने ब्रिटिश की जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, स्पेशली जो सिविल सर्विसेज, जुडिशरी, ये थी, इनके ऊपर आवाज़ उठाई उन्होंने। उनका कहना था कि अगर इंडियंस को इक्वल राइट्स चाहिए तो हर फील्ड में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए।
तो ये तीनों हमें पॉइंट समझ आते हैं कि ही डिमांडेड इंडियन इंक्लूजन इन लेजिस्लेटिव बॉडी। उन्होंने लेजिस्लेटिव बॉडी में इंक्लूजन मांगा इंडियंस के लिए। उन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स जो है इंडिया की नीड्स और कल्चर के हिसाब से होनी चाहिए। जो तुम पॉलिसीज़ बना रहे हो पॉलिटिक्स में, वो इंडिया की नीड्स और कल्चर के हिसाब से होनी चाहिए। ही अपोज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि सिविल सर्विसेज और जुडिशरी। Now, the fourth point is he believed in gradual political education of Indians to take on leadership roles. मतलब उन्होंने बिलीव रखा कि इंडियंस को पॉलिटिकल एजुकेशन दी जानी चाहिए ग्रेजुअली, ठीक है, ताकि वो लीडरशिप रोल्स समझदारी से निभाएं। वो जो लीडरशिप रोल्स है इंडियंस समझदारी से निभाएं, और इस एजुकेशन का पर्पस था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए हर सिटीजन्स को प्रिपेयर करना। ये एजुकेशन का मोटिव ही यही था, ग्रेजुअल पॉलिटिकल एजुकेशन। सीड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रॉय ने पॉलिटिकल आइडियाज़ डाले जिसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था। उन्होंने सोचा था कि एक इंडियन अपने ही देश में अपने फैसले खुद करेंगे। एक दिन इंडियंस अपने देश के फैसले जो है खुद करेंगे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से। तो राजा राममोहन रॉय ने सबसे पहले ये समझा कि एक ट्रू डेमोक्रेसी जो है, एक जो सच्ची डेमोक्रेसी जो है, उसमें हर सिटीजन को अपनी आवाज़ देने का हक होना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी है, असली डेमोक्रेसी है, तो हर सिटीजन को अपनी आवाज़ देने का हक होना चाहिए। और वो सीड इंडिया के पॉलिटिकल थॉट्स में उन्होंने डाले थे। राजा राममोहन रॉय ने ये चीज़ डाली हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में। हम रॉय की पॉलिटिकल लेगेसी को फटाफट से कंक्लूड करते हैं, जो कि एक विजनरी थे। राजा राममोहन रॉय एक विजनरी पॉलिटिकल थिंकर थे, जिनका ये सोचना था कि एक ऐसा इंडिया हो जहाँ पे इंडिया एथिकल गवर्नेंस पे बेस्ड हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल फॉलो करे, और जहाँ पे हर सिटीजन्स के पास सिविल राइट्स हो। एथिकल गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस को एथिकल बनाने की सोची उन्होंने, जिसमें जस्टिस होगा, फेयरनेस होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोटेक्टेड राइट्स होंगे। इंडिया गवर्नमेंट को रूल ऑफ लॉ पर बेस्ड होना चाहिए, ऐसा राजा राममोहन रॉय का मानना था। सिविल राइट्स की उन्होंने डिमांड की। उन्होंने बोला हर इंसान को अपने ओपिनियन रखने का पूरा हक है, ये हमारी ड्यूटी है, ना कि एक सिर्फ प्रिविलेज है। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी बहुत सपोर्ट करते थे, हमने ऊपर देखा था, इसलिए वो सिटीजन्स के लिए इक्वालिटी को प्रमोट करते थे। एक और पॉइंट है एनलाइटेंड लीडरशिप का। रॉय का विजन था कि इंडिया को सिर्फ अच्छे रूलर्स की नहीं बल्कि एनलाइटेंड लीडर्स की भी ज़रूरत है। मतलब वो मानते थे कि अगर लीडर्स नॉलेजेबल और मॉरली साउंड होंगे तो हमारे देश को प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है। आइडियाज़ बियॉन्ड हिज टाइम। राजा राममोहन रॉय के पॉलिटिकल आइडियाज़ इतने मॉडर्न थे कि उनके टाइम में उनको समझा जाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने इंडियन ट्रेडिशन और मॉडर्न लिबरलिज्म को मर्ज किया, मतलब कंबाइन किया। वो चाहते थे कि इंडिया एक ऐसा डेमोक्रेटिक मॉडल में चले जहाँ पे हर किसी को अपने बात रखने का हक हो। और इवन आज के टाइम पे भी वो इतने रिलेवेंट है उनके आइडियाज़, जैसे कि डेमोक्रेसी को समझना, राइट्स बेस्ड गवर्नेंस, प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना। ये सब चीज़ें आज भी हम मॉडर्न इंडिया में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। डेमोक्रेसी, राइट्स बेस्ड गवर्नेंस, प्लूरलिज्म। तो राजा राममोहन रॉय सिर्फ एक रिफॉर्मर नहीं थे, वो एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। उनका लेगेसी आज भी हमारे डेमोक्रेसी में जीता है। उन्होंने इंडिया के लिए जो सोचा वो हमारे देश को हर टाइम गाइड करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। टैप द बेल आइकन फॉर अपडेट्स, और हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड कीप लर्निंग।